वेलकम बैक टू कपिल फिजिक्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th के लिए एक न्यू चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे, चैप्टर 8, जिसका अपना नाम है ग्रेविटेशन। तो इसमें जो आपका पहला टॉपिक है उसका नाम है बेटा ग्रेविटेशन। होता ऐसा है, इस यूनिवर्स के अंदर प्लेस की गई कोई भी दो ऐसी बॉडीज जिनका अपना सर्टेन मास होता है, वो दोनों बॉडीज हमेशा अपने अपने मासिस की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। अब ये दोनों बॉडीज जिस फोर्स की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होती है ना, इस फोर्स को बोला जाता है बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि दो बॉडीज अपने अपने मासिस की वजह से एक दूसरे को क्या करती हैं? अट्रैक्ट। तो इन बॉडीज के बीच में जो लगने वाला फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए न्यूटन ने अपना एक लॉ दिया था, जिसका अपना नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जिसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। चलिए बेटा जरा ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न्यूटन ने कहा था बेटा कि मान लीजिए हमारे पास में दो बॉडीज हैं जिनमें से एक का मास है m1 और यह है कोई दूसरी बॉडी जिसका अपना मास है m2। मान लीजिए कि इन दोनों बॉडीज के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल r। तो बेटा न्यूटन ने हमें बताया कि जब कभी हम किसी दो ऐसी बॉडीज को जिनका अपना मास m1 m2 होता है, इनके सेंटर को एक दूसरे से r डिस्टेंस पर सेपरेट कर देते हैं, तो इनके बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना बेटा, लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जिसे हम F से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है दोनों बॉडीज के मासेस के प्रोडक्ट के, दोनों बॉडीज के मासेस के प्रोडक्ट के। तो यहां से हम लिख सकते हैं F की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी m1 इंटू m2 के, और मैंने इसे बेटा इक्वेशन नंबर 1 मान करके छोड़ दिया। फिर इन्होंने अपने सेकंड पॉइंट में यह बताया कि इन दो बॉडीज के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना बेटा जी, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों बॉडीज के बीच का जो सेपरेशन है उसके स्क्वायर के। तो इस चीज को हम लिख सकते हैं बेटा F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, और इसे मैंने नाम दिया बेटा इक्वेशन नंबर सेकंड। क्योंकि यहां पर जो ये दो इक्वेशंस हैं ये दोनों ही इक्वेशंस F की हैं, तो इन दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन कर सकते हैं। तो मैंने लिखा बेटा कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड। जब यहां से इन दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन करते हैं तो F की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन जाती है m1 m2 और डिवाइड में कितना बेटा R स्क्वायर के। उसके बाद जब हम यहां से इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं और इक्वल्स टू का साइन लगाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है कैपिटल G, और बन जाता है बेटा ये m1 m2 डिवाइड बाई कितना R स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले में आया हुआ जो ये कांस्टेंट है कैपिटल G, क्या है बेटा ये कैपिटल G, इसका अपना नाम होता है ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट। और इस कैपिटल G की जो अपनी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ना बेटा जी, इस कैपिटल G की जो अपनी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो होती है बेटा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू है ना बेटा, ये आपको याद कर लेनी है साथ के साथ, क्योंकि आने वाले न्यूमेरिकल्स में ये वैल्यू बहुत ज्यादा यूज होगी। ठीक है बेटा, इस वैल्यू को फटाफट से आप याद कर लीजिए। चलिए शुरुआत करेंगे एक नए टॉपिक की जिसका अपना नाम है यूनिट्स एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए हमें 3 बेसिक स्टेप्स फॉलो करनी होती हैं। पहली स्टेप में लिखा जाता है बेसिक फॉर्मूला, और फिर फॉर्मूले के बेसिस पर लिखी जाती है एसआई यूनिट, और तब जाकर फाइनली
लिखा जाता है डायमेंशनल फॉर्मूला। तो चलिए देखते हैं। मैंने लिखा कि वी नो दैट, अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला पढ़ा था, कैपिटल F इक्वल्स टू जी m1 m2 और डिवाइडेड बाई होता है आर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इस फॉर्मूले को यूटिलाइज करके लिखेंगे कैपिटल जी की फॉर्म में। तो ये बन जाएगा कैपिटल जी इक्वल्स टू एफ इंटू आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाई हो जाएगा ये m1 इंटू m2। अब ये जो कैपिटल जी का फॉर्मूला बना है, इस फॉर्मूले के बेसिस पर लिखी जाएंगी इसकी एसआई यूनिट। तो मैंने लिखा कि जो यहां पर एसआई यूनिट होगी, एसआई यूनिट ऑफ कैपिटल जी जो होगा वो ये एफ है बेटा यहां पर फोर्स, और फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन। आर है यहां पर एक डिस्टेंस, और डिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है मीटर, लेकिन यहां पर आर का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। m1 है यहां पर एक मास, और मास की यूनिट होती है केजी। m2 भी यहां पर एक मास है तो इसकी भी यूनिट क्या होगी, केजी। हम इसे और भी अरेंज करके लिख सकते हैं, ये बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई हो जाएगा केजी स्क्वायर। तो अब ये जो एसआई यूनिट आई हैं, इन एसआई यूनिट के बेसिस पर लिखेंगे हम कैपिटल जी का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो मैंने लिखा बेटा कि यहां पर जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा कैपिटल जी का वो होगा ये एन रिप्रेजेंट करता है न्यूटन, बोले तो फोर्स की एसआई यूनिट, और फोर्स का जो अपना डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है mL/T-2। फिर यहां पर आया है स्मॉल m, और m की जो डायमेंशन होती है वो होती है कैपिटल L, लेकिन m की पावर 2 है तो ये हो जाएगा L की पावर 2। डिवाइड में आया है kg की डायमेंशन होती है कैपिटल M, लेकिन kg की पावर 2 है तो ये बन जाएगा कैपिटल M की पावर 2। जब हम इसे फाइनली अरेंज करके लिखेंगे तो यहां पर m की पावर 1 और नीचे m की पावर 2, ये ऊपर जाकर माइनस में होगी तो सॉल्व करने पर आएगा m की पावर -1 और ये l की पावर 1 और l की पावर 2, तो बनेगा l की पावर 3, और ये बनेगा बेटा t की पावर माइनस कितना 2। तो ये होता है कैपिटल G का डायमेंशनल फॉर्मूला। पहले अब हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक पॉइंट्स। जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है कि जब हम किसी दो ऐसी बॉडीज को जिनका अपना मास m1 m2 होता है एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पर सेपरेट करके रखते हैं, तो इन दोनों बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है, जिसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। अब हम शुरुआत करेंगे एक नए क्वेश्चन से। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आइए मैं एक्सप्लेन करता हूं। क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास में कोई दो बॉडीज हैं जिनमें से एक का मास है 40 kg और दूसरी किसी बॉडी का अपना मास है 60 kg। तो पूछा यह गया है कि बताइए इन दोनों बॉडीज के बीच का सेपरेशन कितना होना चाहिए ताकि इन दोनों बॉडीज के बीच में लगने वाला जो फोर्स है उसकी वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन मिले। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास में दो बॉडीज हैं जिनमें से एक का मास है 40 kg और दूसरी बॉडी का मास है 60 kg। तो बताइए इन दोनों बॉडीज के बीच का सेपरेशन कितना होना चाहिए ताकि दोनों बॉडीज के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो हमें 4 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन मिल सके। देखिए इधर आप सभी जानते हैं कि यह है मान लो पहली बॉडी जिसका मास है m1। इस बॉडी को मैंने नाम दिया बेटा m2। तो यहां पर मुझे m1 पता है, m2 पता है, r फाइंड करना है और f दे रखा है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है F इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। तो यहां से इस फॉर्मूले को मैं लिख सकता हूं r स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 और डिवाइडेड बाई हो जाएगा f। अब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कीजिए। कैपिटल G की वैल्यू आपको गिवन है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू m1 आपको कितना दे रखा है 40 kg। तो यहां पर हम m1 की जगह पर प्लेस करेंगे 40 इंटू m2 की जगह क्या लिखेंगे 60 और डिवाइड में आएगा बेटा कितना ये f की वैल्यू आपको गिवन है 4 इंटू 10⁻⁻5।
यहां से सॉल्व करने पर यह वैल्यू है आर स्क्वायर की। जब आप इसे फाइनली सॉल्व करेंगे, अब ये सॉल्व आपको खुद करना है, फाइनली सॉल्व करने पर आर का जो भी आंसर निकल कर आएगा, जितना भी आएगा निकलकर, वो आंसर आपको यहां से मैच कर लेना है। चलिए सॉल्व करते हैं एक न्यू क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है मैं एक्सप्लेन करता हूं। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास में कोई दो बॉडीज हैं, जिनमें से एक का मास है 40 kg और दूसरी बॉडी का मास है 15 kg। जब हम इन दोनों बॉडीज के सेंटर को एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर सेपरेट करके रखते हैं, तो इन दोनों बॉडीज के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वैल्यू हमें इतनी दी गई है। तो बताना यह है यहां पर कैपिटल जी की वैल्यू कितनी होगी। तो करेंगे कैसे, जरा इधर देखिए। सबसे पहले यहां पर आर की वैल्यू दे रखी है सेंटीमीटर में, तो ये हमें कन्वर्ट करना होगा मीटर में। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 20 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। मान लीजिए ये वाली जो बॉडी है मैंने इसे नाम दे दिया है m1 और इस बॉडी के मास को मैंने मान लिया वो है बेटा m2। दूसरी बात ये कि यहां पर जो फोर्स है उसकी वैल्यू आपको मिलीग्राम वेट में दे रखी है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जो फोर्स है उसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन। तो सबसे पहले हमें ये मिलीग्राम वेट कन्वर्ट करना पड़ेगा न्यूटन में। अब ये जो मिलीग्राम वेट है इसे न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले मिलीग्राम वेट के हमें ग्राम वेट बनाने पड़ेंगे। तो मिलीग्राम वेट के ग्राम वेट बनाने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं। जब इस टर्म में 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दी जाएगी तो यह मिलीग्राम वेट ग्राम वेट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद ये जो ग्राम वेट है ये ग्राम वेट कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोग्राम वेट में। तो अब हम इसे लिख सकते हैं 0.1 इंटू 10⁻³ यदि हम ग्राम वेट में 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दें तो ग्राम वेट के बन जाते हैं किलोग्राम वेट। ये बन जाएगा किलोग्राम वेट। लेकिन जब हमें किलोग्राम वेट मिल जाए तो किलोग्राम वेट के न्यूटन बनाने के लिए स्मॉल जी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब ये बन जाएगा 0.1 इंटू 10⁻⁻6 और इंटू में हो जाएगा 9.8 न्यूटन। अब ये जो फोर्स की वैल्यू मिलीग्राम वेट में दी गई थी ये पहले हमने कन्वर्ट कर ली न्यूटन में। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है F = कैपिटल G m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो यहां से इस फॉर्मूले को कैपिटल G की फॉर्म में लिख सकते हैं G = F इंटू आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2। अब यहां पर जो F है उसकी वैल्यू हमें दी गई है कितनी, 0.1 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 9.8 और इंटू में आएगा आर का स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब है 20 इंटू 10⁻⁻2 को दो बार लिखना। तो मैंने लिखा 20 इंटू 10⁻⁻2 इस तरीके से। डिवाइड में आएगा m1 इंटू m2। m1 दे रखा है हमें कितना 40 kg, तो 40। m2 कितना है बेटा 15 kg, तो इंटू में आएगा 15। और फाइनली अब हम इसे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद जो भी हमारा आंसर होगा वो हमारा फाइनल आंसर आएगा। अब जो भी आपका यहां पर सॉल्व करने पर आंसर आए उसे आप स्क्रीन पर दिए गए आंसर से मैच कर लेंगे। और यदि किसी बच्चे का आंसर गलत आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, फिर हम उसे सॉल्व करके बताएंगे।